गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हमारे बीए पार्ट थर्ड ईयर के अपने फर्स्ट पेपर की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्लेटो का साम्यवादी व्यवस्था। जनरली हमने अभी तक जो अपनी व्यवस्था है उसके अंतर्गत देखा प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो की न्याय की व्यवस्था, प्लेटो की शिक्षा की व्यवस्था, जो कि इसकी रिपब्लिक ग्रंथ है उसका विशेष पार्ट मानी जाती है। आज हम देखेंगे इसके साम्यवाद की व्यवस्था। प्लेटो का साम्यवाद हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर, ये एक आदर्शवादी विचारक हैं। इन्होंने अपने आदर्श राज्य में आदर्श समाज, आदर्श व्यवस्था, समाज व्यवस्था का वर्णन किया है। इनके आदर्श समाज के अंतर्गत साम्यवादी व्यवस्था की सिफारिश की गई है। प्लेटो का साम्यवाद, इसके अनेक सूत्र माने गए हैं। पहला, इसका मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो का साम्यवाद साध्य न होकर न्याय पर आधारित व्यवस्था है। इनके अनुसार यदि शासक व सैनिक वर्ग संपत्ति रखते हैं तो वे राज्य के विषय में सजग नहीं हो सकते। इसलिए इन्होंने अपने साम्यवादी विचार के अंतर्गत शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दो वर्गों के लिए संपत्ति और पत्नियों को रखने की मनाही की है। साथ ही इन्होंने अपने साम्यवादी विचार के अंतर्गत ये जो व्यवस्था है उसमें उत्पादक वर्ग को शामिल नहीं किया है। तो इसका मेन सूत्र क्या है इस व्यवस्था का? इसका मनोवैज्ञानिक आधार, जिसमें इन्होंने साध्य न होकर न्याय पर आधारित व्यवस्था को आदर्श राज्य के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। जिसमें इसमें इनकी जो साम्यवादी व्यवस्था है, जो कि केवल दो वर्गों को छोड़कर इनके प्राय तीन वर्ग माने गए हैं। हमने पहले अपने आदर्श राज्य की व्यवस्था को देखा था, जिसमें इन्होंने विवेक, बुद्धि और शुद्धा के माध्यम से तीन वर्गों पर सारी शासन व्यवस्था के विभाजन की बात कही थी, जो था उत्पादक, सैनिक और शासक वर्ग। इनका साम्यवादी व्यवस्था उत्पादक और वर्ग पर शामिल नहीं है। यह व्यवस्था शासक और सैनिक वर्ग के लिए इन्होंने मानी है। सेकंड, इसका राजनीतिक आधार। इसके अनुसार राजनीति में आर्थिक शक्तियों को अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। क्योंकि अगर शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है होगी तो उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते। इसीलिए प्लेटो ने अपने साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत इसको दो वर्गों तक सीमित रखा है, शासक और सैनिक वर्ग। राजनीति में जो आधार प्रदान किया गया है, उसकी आर्थिक शक्तियां जो हैं वह अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में निहित रखने की बात इन्होंने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत कही है, जिसे उनका राजनीतिक आधार कहा जाता है। सबसे पहले हमने बात की इनकी मनोवैज्ञानिक आधार की, देन राजनीतिक आधार। थर्ड वन इनका आता है हमारा दार्शनिक आधार। प्लेटो के दार्शनिक आधार में साम्यवाद,
अभिभावक वर्ग व शासक सैनिक के लिए है, उत्पादक के लिए नहीं। क्योंकि प्लेटो का मानना है कि हमारा जो अगर दार्शनिक शासक है वह अगर पत्नियों में लगा रहेगा, यानी इनकी प्रवृत्तियों में लगा रहेगा, तो वह राज्य का विकास नहीं कर सकता है। साथ ही हमारा उत्पादक वर्ग इससे विलुप्त मारा है, क्योंकि उनके लिए इस तरीके की कोई बंदिश नहीं थी। लेकिन सैनिक वर्ग अपनी सेना को में तभी कार्यों को सही रूप से संपन्न कर सकेगा, या शासक वर्ग तभी शासन व्यवस्था को सही रूप से चला सकेगा जब उसके पास इस तरीके की व्यवस्था ना हो। इसीलिए इन्होंने अपने दार्शनिक आधार के अंतर्गत अपनी साम्यवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन दोनों ही वर्गों को पर पत्नियों के साम्यवाद का विरोध किया है, यानी इन्हें पत्नियों का साम्यवाद नहीं रखना चाहिए। देन चौथा, व्यवहारिक आधार। प्लेटो का मानना है कि शासन संचालन का अधिकार विवेकयुक्त व सद्गुणी व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। प्लेटो ने संपत्ति से वंचित कर करता है और इसको दो भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? दो भागों में। पहला, संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा, पत्नियों का साम्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें उन्होंने अपनी साम्यवादी व्यवस्था की बात कही है, जो कि आपके दो वर्गों पर आधारित है, शासक और सैनिक वर्ग। इन दोनों ही वर्गों को संपत्ति रखने की और पत्नियों को रखने की मनाही है। यह आधार इनके उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। इसीलिए प्लेटो का जो साम्यवादी व्यवस्था है यह उत्पादक, शासक और सैनिक तीन वर्गों पर आधारित व्यवस्था है, जिसके अंदर दो वर्गों को, जिसमें शासक और सैनिक दोनों ही वर्गों को इसकी मनाही की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लेटो ने अपने सूत्र के माध्यम से अपनी साम्यवादी व्यवस्था को प्रतिपादित करने की बात कही, जिसको उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहला भाग था इनका संपत्ति का साम्यवाद। इनकी संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो ने संपत्ति को राज्य व व्यक्ति के लिए आवश्यक माना है, क्योंकि कार्य का विकास, राज्य का विकास तो तभी हो सकता है जब व्यक्ति के पास संपत्ति हो। व्यक्तिगत विकास का साधन है। इसके विपरीत पत्नियों का संपत्ति को मानव उन्नति के लिए बाधक माना है, क्योंकि व्यक्ति के पास अगर खुद की स्वयं की ही संपत्ति अर्जन करने में वह लगा रहेगा तो वह शासक राज्य का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए इन्होंने शासक वर्ग के लिए संपत्ति के न रखने की बात कही है। साथ ही इनका मानना है कि मानव
उन्नति का प्रतीक नहीं है, अपितु संपत्ति इसके हास का कारण है। कि व्यक्ति के पास अगर स्वयं की संपत्ति होगी, खुद के स्वार्थ में लगा रहेगा, इसीलिए इन्होंने शासक वर्ग को इससे मुक्त रखने की बात कही है, रखा है। यानी प्लेटो का साम्यवाद हमारे किस पर आधारित है? दो वर्गों पर। पहला संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा पत्नियों का साम्यवाद। ये दोनों ही साम्यवाद हमारे किस पर लागू होते हैं? हमारे शासक वर्ग और हमारे सैनिक वर्ग। इन्होंने अपना साम्यवाद किन दो वर्गों पर आधारित किया? शासक और सैनिक वर्ग पर। उत्पादक वर्ग को इससे अलग रखा है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के निम्न उद्देश्य बताए हैं। पहला, राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता आर्थिक सत्ता पर अलग है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता मिलकर भ्रष्टाचार को जन्म देती है। इसीलिए प्लेटो ने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को इससे दूर रखा है। यानी ये राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता हमारी अलग अलग होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी तो वह भ्रष्टाचार को जन्म दे सकती है। देन सेकंड, स्वच्छ प्रशासन की स्थापना के लिए शासक को संपत्ति से दूर रहना चाहिए। वह तभी अपने कार्यों को सही रूप से संपन्न कर सकता है जब वह संपत्ति से दूर रहे। साथ ही राज्य के सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण संघर्ष करते हैं, और जब व्यक्ति का आपसी स्वभाव टकराता है, आपसी संघर्ष टकराता है, तो व्यवस्था में व्यवधान आना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए प्लेटो ने अपने इस साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत इन वर्गों को अलग रखने की बात कही है। तो इसके साम्यवाद का मेन उद्देश्य क्या माना जाता है कि उत्पादक और शासक दोनों ही वर्गों को हम संपत्ति और परिवार से अलग रखें। साथ ही प्लेटो ने दार्शनिक राजा को निर्देशित किया है कि वह निर्लिप्त जीवन व्यतीत करे। अब अगर वह निर्लिप्त जीवन व्यतीत नहीं करता है तो उसका पूरा ध्यान किसमें चला जाएगा? अपने पत्नी के साथ में अपनी संपत्ति को संभालने में। इसीलिए इसने शासक वर्ग पर विशेष रूप से
साम्यवादी व्यवस्था को लागू किया है। जितना आवश्यक हो उतना पैसा शासक अपने पास रखे, बाकी को वह समाज के कल्याण के लिए लगाए, तभी वह उन्नति कर सकता है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत जिसके मूल उद्देश्य माने गए, मूल व्यवस्था के आधार माने गए, जो दो वर्गों पर लागू की गई, एक तो हमारा राजनीतिक जो दार्शनिक राजा है, शासक है, दूसरा सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग को इससे बिल्कुल ही वंचित कर दिया गया है। तो इस तरीके से प्लेटो का जो ये आदर्श राज्य की व्यवस्था का जो इन्होंने अपनी रिपब्लिक के अंदर वर्णन किया था, उसमें इन्होंने इन साम्यवादी व्यवस्था के माध्यम से पूरी राज्य व्यवस्था को समझाने और बताने की बात कही, क्योंकि इनकी सारी पूरी व्यवस्था जो है वह किस पर आधारित है? एक आदर्श राज्य के ऊपर, जिसका आधार विवेक, बुद्धि और शुद्धता है। देन सेकंड वन, संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति और पत्नी, ये दो साम्यवाद की बात कही है शासक ने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत। संपत्ति के साम्यवाद की इसने निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहली, यह मात्र संरक्षक वर्ग के लिए है। दूसरी, इसमें व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव होगा। तीसरा, धन का संचय नहीं करना है। चौथा, इस साम्यवाद का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति है, ना कि भौतिक उन्नति। यानी प्लेटो ने अपने साम्यवादी व्यवस्था में किन किन आधारों को दिया? इसका उद्देश्य स्वार्थ रहित समाज की स्थापना है। यानी अपने साम्यवाद की जो इन्होंने मूल विशेषताएं बताई, वो किस रूप में बताई? सबसे पहला आधार दिया संरक्षक वर्ग के लिए, जिसमें उसे व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, धन का संचय नहीं करना चाहिए, साथ ही इसका लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक ना होकर भौतिक उन्नति करने की व्यवस्था को अपनाना है, जो कि स्वार्थ रहित होनी चाहिए। यानी इस साम्यवादी व्यवस्था से क्या क्या बातें निकल कर आई? सबसे पहले तो यह संरक्षक वर्ग के लिए आधारित है। दूसरा, इसमें व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव होना चाहिए। तीसरा, धन का संचय शासक को नहीं करना चाहिए। चौथा, इसका लक्ष्य आध्यात्मिक होना चाहिए, ना कि भौतिक, और यह स्वार्थ से अलग होना चाहिए। यानी प्लेटो ने अपनी संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत अपनी व्यवस्था के माध्यम से एक आदर्श राज्य के अंदर किस तरीके से शासक अपनी व्यवस्था को संचालित कर सकता है, इस बातों पर विशेष ध्यान दिया। अब हम देखेंगे इनकी व्यवस्था के अंतर्गत, जो कि हमारी आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद से भिन्नता लिए हुए हैं। तो हम अब किसका अध्ययन करेंगे? प्लेटो का साम्यवाद व आधुनिक साम्यवाद। सबसे पहले हम देखेंगे तुलना किसकी? इन दोनों साम्यवादों की। सबसे पहला, प्लेटो निसाम्यवाद में ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं परखा। इसका उद्देश्य स्वार्थ, स्वस्थ, सुदृढ़, सुसंगठित समाज का निर्माण है। जबकि
आधुनिक साम्यवाद। साम्यवाद में शासक स्वयं की इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। इस तरीके से प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों में भिन्नता पाई जाती है। जहाँ प्लेटो अपने साम्यवादी व्यवस्था में यह व्यवस्था उत्पादक वर्ग से अलग करता है, सैनिक और शासक वर्ग पर इसे लागू करता है, वहीं हमारी आधुनिक व्यवस्था इसके ठीक विपरीत है। अब हम बात करेंगे इन दोनों की तुलना की। तो तुलना के अंतर्गत जहाँ प्लेटो का आधार इन्होंने अपने स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था पर आधारित किया। स्त्रियों का साम्यवाद संयम के गुण को नष्ट करता है। यह श्रेष्ठ चरित्र का आवश्यक तत्व है। पारिवारिक जीवन के अभाव में अभिभावक वर्ग का जीवन नीरस हो जाएगा। वे राज्य के कार्यों के प्रति सजग नहीं रहेंगे, जबकि आधुनिक साम्यवाद के अंतर्गत यह सबके लिए है। इससे कोई भी वर्ग वंचित नहीं है। तो सबसे मेन डिफरेंस क्या पाया जाता है प्लेटो की राज्य में के साम्यवाद में? इसने दो साम्यवाद की व्यवस्था की, एक तो पत्नियों के साम्यवाद की, एक संपत्ति के साम्यवाद की। इसका मानना था कि संपत्ति और पत्नी दोनों ही शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह इससे देश के प्रति समर्पित रूप से कार्यों को संपन्न नहीं कर सकेंगे। लेकिन जहाँ हम उत्पादक वर्ग की बात है उसे इसने अलग रखा है, और यही अंतर हमारे वर्तमान आधुनिक साम्यवाद की व्यवस्था और प्लेटो के आदर्शवाद या प्लेटो की साम्यवाद की व्यवस्था के अंतर्गत पाया जाता है। प्लेटो का साम्यवाद शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति और पत्नियों से मुक्त रखने की बात करता है, जबकि हमारा आधुनिक साम्यवाद इनको अलग रखने की नहीं बल्कि इनको साथ लेकर चल के राज्य के विकास की बात करता है। जहाँ प्लेटो की व्यवस्थिति, प्लेटो का मानना है कि अगर वह अपनी संपत्ति रखेगा या परिवार रखेगा तो वह राज्य का सही रूप से विकास नहीं कर सकता, लेकिन आधुनिक साम्यवाद की व्यवस्था यह मानती है कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पत्नियों के होते हुए कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। हम उदाहरण के तौर पे राजा राम की व्यवस्था को देख सकते हैं, राज्य की व्यवस्था को देख सकते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रहकर ही शासन व्यवस्था को चलाया था और आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, और उनकी व्यवस्था अधिकतम समय तक चली थी। तो जिस तरीके से हमारे भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही विचारकों में थोड़ी सी अंतर पाया जाता है, जिनकी व्यवस्था में हमारे प्लेटो माने जाते हैं, जिनका हमारा प्लेटो का आधुनिक व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था दोनों में अंतर के माध्यम से, क्योंकि प्लेटो ने तो अपनी व्यवस्था में, चूंकि वह एथेंस की व्यवस्था से प्रभावित था, उसने वहाँ की परिस्थितियों को जाना था और समझा था, इसलिए वहाँ जिस तरीके से शासक की स्थिति थी उसको खत्म करने के लिए, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक था कि शासक वर्ग अपने संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद से मुक्त रहे, तभी वह एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकता था।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से प्लेटो ने अपने साम्यवादी व्यवस्था में, जहाँ संपत्ति और पत्नियों की साम्यवाद की बात है, दोनों को इससे वंचित रखने की बात कही है और यह व्यवस्था उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।